अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब है। पंजाब तकरीबन डूब चुका है, सिंध की जानिब सैलाबी रैला बढ़ रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे कितना ये हमारी अपनी कोताही है और कितना ये मैन मेड क्राइसिस है और कितना वाकई क्लाइमेट चेंज है। इसके बाद बार बार सैलाब जब इस इलाके में आता है तो उससे क्या हम कुछ सीखते भी हैं? हमारे की टेकअवेज क्या होते हैं? क्या उसको हम अपनी पॉलिसी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं? क्या किया जाना चाहिए? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे बात होगी। आखिर में सैलाब से किसान परेशान तो हैं, गुफ्तगू करेंगे हम किसान रहनुमाओं से और उनसे पूछेंगे कि उनके नज़दीक क्या एस्टिमेट है इस वक्त नुकसान का और जो सिक्योरिटी फूड क्राइसिस है ये आगे आने वाले महीनों में कितना शिद्दत से बढ़ने वाला है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी। 820 जानें इस सैलाब की नज़र हो गई हैं और पाकिस्तान में हर चंद साल बाद एक सैलाब आता है। सैलाब के नतीजे में हम फायर फाइटिंग के तमाम इकदाम उठा लेते हैं। उस वक्त हम दिखाते हैं कि कितनी फुर्ती से जाफशानी से लोगों को हम बचा रहे हैं, लेकिन फिर हम उससे कुछ सीखते नहीं हैं और फिर कुछ चंद सालों बाद दोबारा एक सैलाब आता है और हम दोबारा वही अपनी एक प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद दोबारा जब वो मौका गुजरता है उससे कुछ सीख के हम नई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करते नहीं हैं और ये बार बार हो रहा है। क्या मौजूदा आने वाला सैलाब इसके बारे में क्या हमें जानकारी नहीं थी? हमें मालूम नहीं था? मालूम था। अगर ये औनबाज बप्पी साहब को मालूम था और उन्होंने ये असेंबली के अंदर गुफ्तगू की थी तो उसका मतलब है कि हुकूमत को, स्टेट को भी मालूम होना चाहिए था। ज़रा सुनिए, ये मेरे आपके सामने जो तकरीर है ये 19 अगस्त की है जिसमें प्रिडिक्ट किया गया था कि किस तरह से आखिरी हफ्ते में अगस्त में पाकिस्तान में शिद्दत से सैलाब आएंगे। मैं आज आपको बावर करा देता हूं कि 1 सितंबर के करीब ये जो पानी है ये जनूबी पंजाब के 6 अजला में सैलाब आएगा, बंद टूटेंगे, लोग डूबेंगे, लोग वहां से डिस्प्लेस होंगे, लोगों के मवेशी डूब के मरेंगे, लेकिन इनको आज ना परवाह है ना उस वक्त परवाह होगी। लेकिन मैं एडवांस से बताता जा रहा हूं ऐसा होने वाला है। 19 अगस्त से लेकर इस सैलाब के आने के दौरान हमने क्या किया? कौन से हमने ऐसे हिफाजती इक़दाम किए? क्या हमने हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पे लाइव स्टॉक को बचाने के लिए कुछ मेकशिफ्ट टेंट्स बनाए? क्या कोई इलाके मुख्तस किए? आखिरी वक्त पे जब लोगों को कहा जाए 2 घंटे पहले के इलाके को छोड़ दें तो वो लोग अपने इलाके को छोड़ के किधर जाएंगे? क्या कोई डायरेक्शन दी? क्या वहां पर दवाइयों की, इसके अलावा पानी पीने की चीज़ों की हमने पहले से तैयारी कर रखी थी कि जी सैलाब आने वाला है? और उसके बाद जब सवाल पूछा जाता है तो DGPDM में कहते हैं कि जी भारत ने अचानक से पानी छोड़ दिया और हमें बताया नहीं। जरा ये उनका मौक़िफ़ भी सुनिए। भारत का ये पानी जाना अब कोई इसमें शक शुबा ना रहा। आपने देखा कि थीन डैम हमें 1 हफ्ता पहले तक ये बताया जाता रहा थीन डैम शायद 60% तक भरा है जो रावी के ऊपर है और इसमें 40% गुंजाइश है। अचानक ये पता चला कि ना सिर्फ वो भर गया है बल्कि उसके तमाम पुश्ते खोल दिए हैं और पानी पंजाब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। भारत इस तबाही का जिम्मेदार है या नहीं, ये एक मर्तबा हुकूमत आपस में तय करके हमें बता दे, क्योंकि उसके वज़रा मुख्तलिफ बात करते हैं। एक वजीर साहब कहते हैं कि इसमें आबी जारियत का कुछ लेना देना नहीं, दूसरे वजीर कहते हैं कि भारत ने पानी छोड़कर जानबूझ के नुकसान पहुंचाया। दोनों का मौक़िफ़ सुनिए। इस कदर बड़े पैमाने पे तबाही हुई है क्योंकि भारत ने पानी को हथियार बनाया है और एक आबी जारियत की है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान के साथ वर्किंग इंफॉर्मेशन रखता तो शायद इससे आधा नुकसान होता है। आबी जारहियत, आबी हमला, शरारत वाला मामला बहरहाल है भारत की तरफ से। नहीं, मैं आई वुड नॉट एट्रीब्यूट दिस थिंग टू एनी मिसचिफ। 2 दफा उन्होंने हमें जो प्रोटोकॉल है उसके तहत हमें 2 दफा उन्होंने प्री वार्न कर दिया कि जी पानी, और ये हमेशा से होता है कि वो वार्न करते हैं। तो फिर तैयारी क्या थी? डॉन का एक इदारिया छपा है, आपके साथ भी शेयर करते हैं। रोजनामा डॉन के इदारिये के मुताबिक हालिया सैलाब ने पंजाब हुकूमत की कमजोर तैयारियों को बुरी तरह अयां किया। बावजूद ये कि तबाही बारिशों और भारत की तरफ से आने वाले पानी की इत्तला पहले से मौजूद थी। हालिया सूरत हाल ने अशराफी और सैलाब मुतासरीन में फर्क को वाज़ेह किया है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी टीम के हमरा दौरा जापान और थाईलैंड इस अमर की भरपूर अक्कासी करता है। ऐसे फैसला कुन वक्त में मुल्क में मौजूदगी जरूरी होती है ताकि बेहतर हिकमत अमली अपना कर ऐसी इमरजेंसी से निपटा जा सके। इस अमल की वजह से पंजाब हुकूमत पर तनकीद काबिल जवाज बनती है। हर साल बढ़ते सैलाब के बावजूद कोई मौसर हिकमत अमली नजर नहीं आती जिससे सैलाब से मुतासरा तबके को बचाया जा सके। सैलाब के लिए सिर्फ मौसमियाती तब्दीली को मोर्द इल्जाम ठहराना गलत है, क्योंकि इसकी वजूहात में जंगलात की कटाई, गैर मनसूबाबंद शहरी निज़ाम और खराब निज़ाम जैसी दीगर वजूहात भी शामिल हैं। जब तक हम सैलाब के आगे मौसर हिकमत अमली बनाने पर सरमायाकारी नहीं करेंगे तब तक हम सैलाब की तबाहकारियों को कम नहीं कर सकते हैं।
ताकतवर को बचाने के लिए गरीबों की बस्तियां किस तरह तबाह की जाती हैं, इसका इतराफ तो खुद मुसद्दिक मलिक साहब जो कि वजीर हैं माहौलियाती तब्दीली के, वो भी कर रहे हैं। सुनिए। लीड कैप्चर है इस मुल्क में। किसी एक गरीब आदमी का होटल मुझे वो दिखा दें जो दरिया के किनारे बना हो, किसी एक गरीब आदमी का मुझे रिजॉर्ट दिखा दें। हर अमीर आदमी का रिजॉर्ट है और 10 लोगों के रिजॉर्ट्स के लिए डाउन स्ट्रीम गरीब आदमी की आबादी के लिए तबाही बन जाती है। लेकिन इस दौरान रेस्क्यू इदारे जिस तरीके से लोगों को बचा रहे हैं, हमारे सामने जो विजुअल्स आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, लोगों को बचाया जा रहा है, लाइफ स्टॉक को बचाया जा रहा है, जितने रिसोर्सेज के साथ वो काम कर रहे हैं वो भी काबिल इस वक्त तारीफ है। और अब जब ये सैलाब उतरेगा तो बहुत सारी ऐसी हीरोइज्म की कहानियां हमारे सामने आएंगी जहां पर लोकल आबादी और रेस्क्यू इदारों ने कितना बड़ी तबाही में से लोगों को निकाला है। इस वक्त के क्या स्टैट्स हैं, क्या सूरत हाल है, प्रोग्राम के पहले से में डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, पेट्रन इन चीफ है रेस्क्यू 1122 के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो तबाही आई है इसमें अभी तक आपके पास मालूमात क्या हैं, कितने इलाके से आप लोगों ने कितने लोगों को रेस्क्यू किया है, जो लाइफ स्टॉक है वो हम कितना बचाने में कामयाब हुए हैं, और जो रिस्पांस टाइम है और ये जो हमारे सामने इस वक्त सैलाब है इसकी जरा प्रोपोर्शनैलिटी का भी जरा हमें बताइए कि क्या माजी में इस लेवल के सैलाब आते रहे हैं या हमारी इस पे हवाले से कैपेसिटी बिल्डिंग थी? जी आई थिंक अगर आप देखें इस बार का एक बड़ा अनयूजुअल फिनोमेना हुआ। 2010 से मैं फ्लड्स के प्रोसेस को देख रहे हैं कि सारा जो प्रोसेस एक आधा रिवर इफेक्ट होता था, आज से 2 साल पहले सतलुज में आया 2023 में, तो वी वर एबल टू मैनेज स्मूथली, यानी उसमें हमें उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई। जो मेन प्रॉब्लम्स आई वो जो लोग दरिया के बेड में बैठे हुए थे, या कुछ एक एरिया है जहाँ से दरिया एंटर करता है करना सिंह कसूर के एरिया में, वो ऐसे एनक्लेव सा बनता है जिसके चारों तरफ पानी जाता है, उसके अंदर जो लोग हैं उनको अब मोस्टली इफेक्ट हुए और उसके बाद थोड़े बहुत नीचे गए। अभी इतना अरसे तक इन दरियाओं में पानी नहीं था, सतलुज और उसके बाद रावी भी। इस बार हुआ है वो अनयूजुअल चीज़ हुई है, वो ये है कि तीनों दरिया इकट्ठे सतलुज में हुआ और उसके बाद फिर रावी में इतने अरसे बाद लाहौर में हमने 2 लाख जो है से ज़्यादा पानी जो देखा, और वो फिर परसिस्ट किया, यानी ये नहीं था कि फ़ौरन आके चला गया। और तीसरा जो आपकी चीज़ है वो जो आपने बात की वो है 2 है, एक है नालाज जिसमें बड़ा रैपिडली पानी आता है और वहाँ पे आपको रिएक्शन टाइम भी कम होता है, और फिर फौरन वो नीचे भी चला जाता है, जिस तरह हमने नाला डेग, नाला 1 और नाला पलकू में देखा, जिसने आके स्पेसिफिकली सियालकोट और उधर नारोवाल को जो है वो इफेक्ट किया। सो दूसरा जो पैटर्न है वो है दरिया, जिसमें आपका जो फ्लो जो है वो वहाँ पे मैनेजेबल है और उसके बाद उसने स्लोली प्रोसेस आगे प्रोग्रेस करना है। अब हमने जो दोनों दरियाओं में इस वक्त जो है चनाब के अंदर, इसी तरह रावी में और इसी तरह सतलुज में, तीनों में इकट्ठा एट वन टाइम करना, मैंने 3 दिन से हम वर्चुअली सो नहीं सके। और दूसरी चीज़ें जिस तरीके से वहाँ से जो सबसे इफेक्टिव चीज़ रही, जैसे ही हमें इंडिया की वार्निंग मिली है ऑन संडे मॉर्निंग, तो फॉरेन फ्लड की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें ये डिसाइड हो गया था कि इस बार हम टोटली जो दरिया के बेड में जो लोग हैं किसी को रिस्क में नहीं डालेंगे, तो उनको हमने इवैक्यूएट करना है एंड the course of the river should be clear, and I think that is what was preparedness। उससे पहले 15 जून से पहले हमने अपना इक्विपमेंट भी चेक कर लिया था, सारी चीज़ें, और हमने तकरीबन इस वक्त 808 बोट्स जो है वो इस वक्त सारी डिप्लॉय की हुई हैं चनाब में, रावी में, सतलुज में, और जिसमें अब तक हमने 80,000 के करीब लोगों को जो है वो हमने निकाला है और इवैक्यूएट किया है। सो टाइमली सबसे पहले तो मैसिव जो इवैक्यूएशन थी वो सारी हो गई। उसके ऊपर जो हमारा सारा था, जो यानी जितना भी निकल सकते थे ट्रैक्टर पे, बड़े जानवर, सारी चीजें नहीं निकल रहे थे लोग। सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये था, वो मानने को तैयार नहीं थे और निकलने को तैयार नहीं थे, जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा। और उसके बाद अब सबको जब हमने निकाल लिया, लेकिन डॉक्टर साहब निकलने को तैयार नहीं है, जैसे फिर हमें ये निकालना, अगर मेरी इतनी ज्यादा कमाई नहीं है और मेरा सब असासा मेरे जानवर या मेरा घर है और मुझे इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई कहे कि आपको यहाँ से छोड़ के जाना है, कहाँ जाना है? क्या कोई मेकशिफ्ट वहाँ पे आप लोगों के पास टेंट्स हैं, इलाका है, किधर जाएं लोग? इस बात से मैं एग्री नहीं करूंगा आपसे, बिकॉज दरिया में वो बड़ी अच्छी तरह पैटर्न में जानते हैं जो दरिया के अंदर बैठा है। वो वहां पे फसल भी लेता है, वो वहां पे जानवरों को भी चराने के लिए लेके जाता है, और एग्जैक्टली उसको पता होता है जब वो जाते हैं ना तो कहता है नहीं, जब पानी इतना आएगा तो मैं उस वक्त देख लूंगा। सो वो आपके साथ बहस करता है इस इशू के ऊपर। सो दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, बट सिर्फ वो व्हाट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग वाज कि जब इतने सालों से वहां पे पानी नहीं आया तो दे डिडंट एक्सपेक्ट कि जी इतना पानी आ जाएगा। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। सो अगर आप देखें दरिया में हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी आप दरिया में कहीं पे भी बैठेंगे, लोगों
وہ ضرور یوز کریں. فرٹائل لینڈ ہے, اگر آپ نے وہاں پہ کراپس لینی ہے لیں, لیکن جب یہ والا سیزن آتا ہے, یہی ہے بارشوں کا نا, آپ کا جولائی, اگست, سپٹمبر, تو اس میں پھر لوگوں کو بھی خیال کرنا ہے. ابھی بھی جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہی تھا, لوگ نہیں نکلنے کو تیار تھے. تو یہ اگلے 3 دن میں اگر ہم یہ نہ نکلواتے ہیں, جو ہزاروں میں لوگوں کو وہاں سے نکالا ہے, یعنی, اور اس کے بعد بھی پھر جو لوگ رہ گئے پانی میں, ان کو ڈے اینڈ نائٹ آپریشن کر کے ہم نے تقریباً 80,000 لوگوں کو کشتیوں کے اوپر, جو چھوٹے جانور تھے, دوسرے لوگ تھے, ان کو لے گئے. جو چند اموات ہوئی ہیں سیالکوٹ میں, وہ بھی اگین نالاز سے, جس وقت ان کو وارننگز ایشو ہو چکی تھی, ان کو بتا چکے تھے, وہ وہاں سے جو نہیں نکلے. کچھ لوگ سیلفی بنانے چلے گئے, ایک کوئی والد صاحب کو پیچھے بتایا نہیں, وہاں پہ چھوڑ کے آگے. اس طرح سے ڈاکٹر صاحب اگلے آنے والے جو بھی دن اور رات جنہوں نے بھی کال کیا, ہم نے ان کو صحیح, اگلے آنے والے 3-4 دنوں کے بڑے کیا چیلنجز ہیں؟ ایک تو واٹر بورن بیماریاں ہوں گی, پھر اس کے علاوہ پانی اترے گا, تو اپنے ساتھ اور ایک کرائسس. اب جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں وہ 2-3 ہیں. نمبر 1, میں لوگوں سے اپیل کروں گا, جس طرح پہلے نہیں نکل رہے تھے, ابھی بھی اب دریا, اب آپ نے دیکھ لیا ہے کتنا پانی آیا ہے, لاہور میں بھی آیا ہے, سب جگہوں پہ آیا ہے. اب جا رہا ہے پانی چنیوٹ, اور چنیوٹ سے آگے اس وقت جھنگ میں, چناب میں, اور اس کے بعد پھر وہ آگے خانے وال ملتان ہوتا ہوا نیچے جائے گا. وہاں پہ بھی, جہاں پہ بھی آپ کو وارننگ دی گئی ہے, اور دریا کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں, میری ان سے اپیل ہوگی لوگ نکل جائے. نمبر 1. نمبر 2, یہ کوئی کھیلنے والا نہیں ہے. بچے اس کا تالاب میں تھوڑا سا پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اس میں کھیلنے چلے جاتے ہیں, پھر وہ کسی جگہ پہ مٹی میں پھنس جاتے ہیں, یا ان کو تیرنا نہیں آتا. اس قسم کے انسیڈنٹس ان سے گریز کریں, پھر اس پانی میں بیماریاں ہوتی ہیں. سو اگر کہیں پہ پانی بہ رہا ہے, نمبر 1 اس کو کراس کرنے کی کوشش مت کریں. آپ کو نہیں پتا نیچے کیا ہے, اور ایک دم ہو سکتا ہے پانی آپ کو فلو کے ساتھ لے کے چلا جائے. سو نمبر 1 کراس نہ کریں. نمبر 2, جو پانی ایسا ہے, شاید شہر میں اربن فلڈنگ ہوئی ہے, یا کوئی اور پانی آیا, ایک دم بارش ہوئی ہے, تھوڑی دیر میں چلا جائے گا پانی. ٹھیک ہے. سو بہت ریئر ہے کہ جہاں پہ کوئی آپ کے پاس جو ڈرینیج, اگر کوئی آگے دریا بھی سویل اپ ہوئے ہوئے, تو وہاں سے نہ نکلے, کیونکہ باقاعدہ شہروں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر ایک ڈرینوں کی کلیئرنس پروسیس پہلے سے ہوا, یہ ساری تیاری کرائی گئی. ادروائز یہ بہت زیادہ ہمیں پرابلم ہوتی تمام شہروں کے اندر بھی, لیکن اس کے باوجود لوگ آ کے پھر دوبارہ سے کوڑا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. سو یہ بالکل اس میں لوگوں کو نمبر 1 اس وقت پانی میں جانے سے گریز کریں. نمبر 2, بجلی سے دور رہیں. نمبر 3, میری لوگوں سے اپیل ہوگی, جب بھی وارننگ ان کو دی جا رہی ہے, اس وقت نکل جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضوان نصیر پروگرام کے سلسلے میں موجود تھے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس نمائندے اس وقت موجود ہیں جھنگ سے اور چنیوٹ سے, خاص طور پہ جہاں کی ذکر ابھی کر بھی رہے تھے ڈاکٹر رضوان نصیر, مصطفی فاروق اور قمر زمان صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کا. مصطفی, میں آپ سے شروع کرتی ہوں. جھنگ کی اس وقت کیا صورتحال ہے آپ کے پاس؟ وہاں پہ کیا پانی کے, ہم نے دیکھا کہ جھنگ شہر کو بچانے کے لیے پل توڑ کے پانی کو وہاں سے موو کیا گیا تھا. سو ابھی جھنگ میں کیا صورتحال ہے؟ اچھا کر دینا. اس کی وجہ سے 1.5 سے 2 لاکھ پانی کو جو ہے ڈسپرس کیا ہے. اس وقت میں موجود ہوں تریمو بیراج کے اوپر. یہاں پر اس وقت پانی 1,30,000 کیوسک چل رہا ہے, جبکہ یہاں پر جو سیلابی ریلا آنا ہے وہ 8 لاکھ کیوسک ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جھنگ میں جو پانی انٹر ہوا ہے چنیوٹ سے آنے والا, وہ 1/3 ہے. ابھی مزید پانی جو ہے وہ یہاں پر انٹر ہوگا. کل شام تک یہاں پر پیک سچویشن ہوگی. اچھا. لوگوں کو اچھا جی, ہم کوشش کرتے ہیں ہم قمر زمان صاحب سے بات کریں, چنیوٹ سے ہمارے نمائندے. بہت شکریہ. قمر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چنیوٹ سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی جی بالکل. پہلے تو میں جو سیلابی ریلا جو چنیوٹ کے مقام پر دریا چناب سے گزر رہا ہے, اس کے مقدار کے حوالے سے بتا دوں کہ 8,70,000 کیوسک پانی کا سیلابی ریلا اس وقت دریا چناب کے جو پل ہے چنیوٹ میں, وہاں سے نیچے سے گزر رہا ہے, جو آگے جھنگ کی طرف, ہیڈ تریمو کی طرف جا رہا ہے. اور یہاں پر جو دیگر جو سیلابی ریلے کی وجہ سے جو مجموعی طور پر 100 سے زائد دیہات متاثر ہوئے ہیں, جن میں سے 37 دیہات جو ہیں وہ بالکل مکمل طور پر مٹ گئے ہیں. وہاں پہ تمام مکانات جو ہیں ڈھہ گئے ہیں, گر گئے ہیں. مویشی جو ہیں وہ ان کے بہہ گئے ہیں. متاثرین جو ہیں وہ بڑی مشکل سے اپنے علاقوں سے باہر نکلے ہیں. اور اس وقت جو ہے میں چنیوٹ کے جھنگ روڈ پر واقع ہرسا بلا اور لودیا 2 گاؤں ہیں جو ساتھ ساتھ وہاں پر موجود ہوں. آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت دونوں دیہات کے جو 10,000 سے زائد متاثرین ہیں, وہ اس وقت اپنا سامان لے کر, اپنی پیٹیاں, اپنی چارپائیاں, اپنی سلائی مشینیں, بچیاں, بہنیں, بیٹیاں, مائیں, بزرگ, سب جو اس وقت سڑک کے کنارے کھلے آسمان تلے چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, امداد کے منتظر ہیں. اور یہاں اس وقت جو ہے حشرات کی بھی بڑی تعداد جو ہے, چونکہ سڑک کے دونوں طرف کھیت ہیں, اور کھیت فل جو ہیں 8 سے 10 فٹ پانی تک بھرے ہوئے تھے دونوں طرف.
यहाँ जो मेरे बाएं तरफ है ये भी खेत है, यहाँ पर भी पानी बिल्कुल सड़क के साथ पानी खड़ा है। दाएं तरफ भी जो देहात है वहाँ भी सड़क के बिल्कुल साथ खेत हैं और वो भी खेत जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। तो कमर आपके पीछे जो लोग हैं, आपके पीछे जो लोग हैं ये खुले आसले हैं क्या? ये इनके पास कोई ठिकाना, कोई हुकूमत ऐसे लोगों के लिए आपको नजर आ रहा है? कोई ऑल्टरनेट जगह तय कर रही है? कोई टेंट सिटीज हैं? कोई ये कहाँ ठहरेंगे? क्योंकि हर किसी के पास तो इतने वसाइल नहीं कि किसी रिश्तेदार के पास चला जाए या किसी होटल में चला जाए या किसी सराय में चला जाए। जी बिल्कुल, मैं इस हवाले से भी बात करना लगा था। ये बताता चलूं कि ज़िले चनियोट की इंतजामिया है उसकी तरफ से सैलाब मुतासरा इलाकों में 12 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां पर सिर्फ मुतासरीन जो जाते हैं वहां पर जो 37,500 के करीब मुतासरीन को वैक्यूएट किया गया, रेस्क्यू किया गया, जबकि असल मुतासरीन की तादाद जो 50 देहात के हैं उनकी 1 लाख से जायद मुतासरीन है जिनको तमाम को रेस्क्यू नहीं किया गया, उनको रिलीफ नहीं दिया जा सका। 12 रिलीफ कैंपों में भी अगर कहीं दिया जाता है तो एक वक्त का खाना फराहम करके जो है उनको वापस भेज दिया जाता है, वहाँ मुश्किल रहाइश नहीं है, जबकि इसके अलावा वक्ती तौर पर उनको मेडिसिन दी जाती है। जो इस वक्त जो लोग हैं बड़ी तादाद में जो मुतासरीन वो अपने मवेशियों के साथ चनियोट जो शहर की तरफ उनके किसी जगह कोई अजीज है, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आज सारा दिन एक हिजरत का सा मंजर था। यहाँ पर सड़क पर मवेशियों के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इन मुतासरा देहात से सड़क किनारे पर लोग जो है चनियोट सिटी की तरफ अपने अजीजों की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पर आगे पठानकोट और दीगर जो उसके साथ इलाके हैं, जामियाबाद, वहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है जिस तरह हम देखते हैं कि पिछले दिनों जो है नारायण कागान और इन इलाकों में सैलाबी रैली आए थे, सड़कों के ऊपर से पानी गुजरा था। इस वक्त भी इन इलाकों में यही सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। एक साइड से सड़क के ऊपर से गुजरकर बड़ी मिकदार में रेला जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है और खेतों को बर्बाद कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कबर आप हमारे साथ ही रहिए। जरा मुल्तान से भी हम थोड़ी सी अपडेट लेते हैं क्योंकि मुल्तान भी उन शहरों में शामिल है जहां पर इस वक्त पानी जो दाखिल होने का खतरा है। मिर्जा अहमद अली हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब, आपके पास मुल्तान के बारे में क्या मालूमात है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला ब्रिजिंग पॉइंट पर मौजूद हैं। आपको बताते चलूं कि आज दिन भर जो है 1,20,000 से 1,22,000 23,000 क्यूसी का रेला जो है वो यहाँ से गुजरता रहा, लेकिन अब जो है पानी की सतह में वाज़े तौर पे इजाफा देखा जा सकता है। इस वक्त महकमा इरीगेशन के मुताबिक 1,30,000 से 35,000 जो है वो पानी यहाँ से गुजर रहा है, जबकि ज़िला इंतजामिया के मुताबिक जो है हफ्ते और एतवार की दरमियानी शब को और एतवार के दिन को जो है एक बड़ा रेला जिसका 8 लाख क्यूसिक बताया जा रहा है वो यहाँ मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा और हेड मोहम्मद वाला से गुजर कर वो शेर शाह ब्रिज से गुजरता हुआ जलालपुर पीरवाला की तरफ जाएगा और वहाँ से हेड पैनत की तरफ जाएगा। इस हवाले से जो है ज़िला इंतजामिया मुस्तैद नजर आ रही है। यहाँ पर जो है फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। 25 बड़े फ्लड रिलीफ कैंप यहाँ पर कायम किए गए हैं जिसमें अद्वियात भी मौजूद हैं और जानवरों के लिए चारा भी मौजूद है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि जो दरियाई बेल्ट में रहने वाले लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद अभी तक ऐसी है जो निकलने को तैयार ही नहीं है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक 3 लाख लोगों का टारगेट रखा गया है कि दरियाई बेल्ट में रहने वाले 3 लाख लोगों को कल हर सूरत जो है वो निकाला जाएगा, चाहे उसके लिए फोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़े। अब तक जो है ज़िला इंतजामिया के फिगर्स के मुताबिक 66,700 से ज़ायद ऐसे अफराद को जो जहां सैलाबी पानी आ चुका है उनको निकाल लिया गया है। और इस वक्त जो है सैलाबी कैंपों की अगर हम हालत ज़ार की बात करें तो वहाँ बहुत कम लोग हैं क्योंकि यहाँ मुल्तान की सराउंडिंग में जितने दरियाई इलाके में जितनी आबादियाँ हैं उन लोगों के शहरों में भी घर हैं और उनके रिश्तेदारों के भी घर हैं। अगर वो वहाँ से निकल कर आए हैं तो अक्सर तादाद जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर मुंतकिल हो चुकी है। अब यह हेड मोहम्मद वाला रोड पर बहुत सी जगह पर सैलाब मुतासरीन अभी भी मौजूद हैं जो बेसरो सामानी की हालत में यहाँ पर मौजूद हैं। जिला इंतजामिया ने यहाँ पर जो है ब्रिजिंग पॉइंट बनाया। जिला इंतजामिया के मुताबिक 8 लाख या इससे जायद क्यूसी का रेला जो है वो एतवार की रात को या दिन को यहाँ से गुजरेगा। अगर मुल्तान शहर को खतरा हुआ तो यहाँ हेड मोहम्मद वाला के करीब जो है ब्रिजिंग पॉइंट बनाया गया है जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ से रोड को ब्रिज किया जा सकता है और इसी तरह शेर शाह बंद के साथ जो है वहाँ पर ब्रिजिंग पॉइंट बनाया गया है, वहां से भी इसको ब्रीच किया जा सकता है। इस वक्त जो अगर मुल्तान डिवीजन की बात की जाए तो डिवीजन इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त तक जो है 1,19,000 से ज्यादा लोगों को जो है वो दरियाई इलाकों से निकाल लिया गया है, जबकि खानेवाल, मुल्तान, लोधरा और बिहाड़ी में जो है फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं जहां पर अद्वियात भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, जानवरों के लिए चारा और वेटरनरी की सहूलत भी। बहुत शुक्रिया मिर्जा अहमद अली। अब हमें अपडेट कर रहे हैं लेकिन हमें देखना है कि आबादी के तनासुब के हवाले से क्या ये चीजें काफी
माफ़ी हैं, नहीं झंग दोबारा चलते हैं। मुझसे फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। झंग में हमारा जो कि राब्ता मुनक़ता हो गया था, वहाँ पे जो पानी की इस वक्त चढ़ाव की क्या सूरत हाल है, और अब ये आपको आने वाले दिनों में लगता है कि पानी इंतज़ामिया के मुताबिक क्या पानी मज़ीद बढ़ेगा, शहर महफूज है या उसको भी ख़तरा है? जी मारिया, शहर महफूज है। शहर को महफूज करने के लिए आज ब्रिज किया गया था, रिवाज के साथ ब्रिज के साथ रेलवे लाइन को, उसकी वजह 2 लाख क्यूसेक तकरीबन पानी जो है वो डिस्पर्स हुआ है। इस वक्त शहर में जो चन्योट से आने वाला सैलाबी रेला था 2.5 से 3 लाख क्यूसेक का, वो झंग की हदूद में दाखिल हो चुका है। और त्रिमु बैराज पर जहां मैं मौजूद हूं, जहां दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम मिलते हैं, यहां पर 1,28,000 क्यूसेक पानी है। ये पानी कल रात तक जो है वो 8 लाख क्यूसेक होगा। और मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो अभी भी पुल से चंद नीचे है। जब ये 8 लाख क्यूसेक होगा तो ये पानी की सतह का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस सूरत हाल के हवाले से 18,000 बंद को भी तोड़ने की तैयारी की जा रही है। और झंग में जो रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन है, 119 देहात से 2 लाख से ज़्यादा लोगों को निकाला गया है। उन तमाम लोगों के लिए कैंप्स कोई इतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। बारिश हुई है आज सारा दिन में। जिन जगहों के ऊपर जो फ्लड रिलीफ कैंप्स थे वो सारे गीले हो चुके हैं। वहाँ पर इस वक्त लोगों की सूरत हाल ख़राब है। मवेशी निकले हुए हैं, मवेशियों में बीमारियाँ फैल सकती हैं। तो इस लिहाज से बहुत शुक्रिया मुसफ़ फारूक। कमर ज़मान मिर्ज़ा अली हमें बता रहे थे कि जी कितनी इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है कुछ जगहों के ऊपर, और लोग किस तरह इस वक्त वहाँ पर बैठे हैं। कुछ और मालूमात जो आपको प्रोग्राम के सेगमेंट में हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज हमारे कॉलीग हैं वजी सानी, उन्होंने एक ट्वीट की और कहा कि वो तनकीद बराए तनकीद नहीं करना चाहते, लेकिन इस वक्त वज़ीर आला पंजाब इस कश्ती के अंदर बैठकर क्यों जायज़ा ले रही हैं सैलाबी पानी का। और उसके जवाब में मरीम नवाज साहिबा ने एक लंबी चौड़ी ट्वीट की और उनको बताया कि इस कश्ती के अंदर बैठ के वो उस वक्त किन चीज़ों का जायज़ा ले रही हैं। और जो प्रिपेयर्डनेस की बात की जाती है, उनकी इस ट्वीट से ही पता चल जाता है कि पंजाब इंतज़ामिया की कितनी तैयारी थी। जैसे वो कहती हैं कि जी इंस्टॉलेशन ऑफ प्रॉपर वायरलेस सिस्टम्स, इसकी ज़रूरत है। यानी कि इन कश्तियों के अंदर वायरलेस सिस्टम्स नहीं लगे हुए थे, और मुल्क की उस सूबे की सीएम को जब कश्ती के अंदर बैठकर ज़ाती तौर पे इन चीज़ों में दिलचस्पी लेने के बाद पता चलता है कि किन किन मामलात पे प्रिपेयर्डनेस नहीं है। फिर जी इमरजेंसी जो लाइट्स हैं वो भी चेक कर रही थी कि क्या इन कश्तियों के अंदर मौजूद है कि नहीं है। इसके अलावा क्या प्रॉपर लाउड स्पीकर है इन कश्तियों में, ये सीएम के करने के वो बैठकर भी छोटी छोटी चीज़ों को चेक करे। फिर ये भी वो चेक कर रही थी कि कई जगहों पर बेसिक फर्स्ट एड किट्स क्या मौजूद हैं या नहीं है। फिर वो ड्राई राशन क्या उन कश्तियों में मौजूद है या नहीं है। फिर उनको इन कश्तियों में बैठकर पता चला कि ये जो इंजन्स हैं ये तो ओवरहॉल होने वाले हैं, और ये हमारी इस वक्त तैयारी थी कि किसी भी वक्त कोई कुदरती आफत अगर आएगी तो हमारी कश्तियों की सूरत हाल ये होगी कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें अपग्रेडेड नहीं होंगी। इसी ट्वीट पर उन्होंने लिखा है कि उनके जो मोटर्स हैं वो भी अंडर पावर्ड है, उनकी कैपेसिटी नहीं थी कितना पानी आ जाए तो उसके अंदर ये कश्तियाँ जो है चल सकें। सो ये प्रिपेयर्डनेस है। लोग कहते हैं जी कि पंजाब के दौरे पे अगर चली गई वज़ीर आला साहिबा तो क्या हुआ, पीछे तो तैयारी थी। तो अगर ये तैयारी होती तो ये चीज़ों को चेक करने की एक सैलाबी सूरत हाल के दौरान ज़रूरत ना पड़ती। ये सब चीज़ें चेक होनी चाहिए हैं इस सैलाब के आने से पहले, जिसकी प्रेडिक्शन 19 तारीख को 19 अगस्त को हमने देखा कि ऑन अब्बास बप्पी साहब बता रहे हैं। अगर उनको पता है बतौर अपोजिशन के तो हुकूमत वक्त को तो पता होगा। और ये कोई तरीक़ेकार या ये कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो नहीं है कि जब सैलाब आया हो उस वक्त अपनी तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो कैपेसिटी है, उसको चेक किया जाए। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जो मौजूदा सैलाबी लहर है इसके अंदर कितनी कोताही हम इंसानों की खुद है, कितनी हमारी लैक ऑफ प्लानिंग है, और कितनी इसमें कुदरत के ऊपर हमें ब्लेम डालना है, ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब हमें खोजना इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर हम आज इनके सवाल तल्ख जवाब नहीं ढूंढेंगे तो हर आने वाले साल के बाद ये क्राइसिस बड़ा से बड़ा होता रहेगा। आज जो शहर डूबे हैं, कल को इससे कई ज़्यादा गुना बड़ी तबाही होगी। क्या हम कन्वीनियंटली क्लाइमेट चेंज के पीछे छुप कर अपने एक्शंस और अपने रादर लैक ऑफ एक्शंस के को हम दरगुजर कर सकते हैं? ये वो अहम सवाल है जो प्रोग्राम के हिस्से में जिसका हमने जवाब ढूंढना है। हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स मौजूद, मेहमान जो उस टॉपिक पे कई अरसे से गुफ्तगू कर रहे हैं और ये कहते रहे कि भाई ये ख़तरा सर पे आन खड़ा है, लेकिन उस तरह से इस पर ध्यान दिया नहीं गया और अब वो ख़तरा हमारे सर पे आके गुजर के अगले स्टेज पे भी दाखिल हो चुका है। मलिक अमीन असलम साहब माहिर मौसमियाती तब्दीली हैं। इससे पहले हमने देखा कि ये गवर्नमेंट का हिस्सा भी रह चुके हैं।
عمران خان کے دور میں موسمیاتی تبدیلی کے ریلیٹڈ جو معاملات تھے وہ دیکھا کرتے تھے. عافیہ سلام صاحبہ, پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے اس بات کو کہہ کر تھک گئیں اور پھر بھی کہتی رہیں کہ بھائی سنبھال لیں معاملات کو, موسم بہت بے رحم ہونے والا ہے اور وہ وقت آ چکا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ملک صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں, ذرا تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو سیلاب سے ہم تباہی دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی % موسمیاتی تبدیلی کا دخل ہے اور کتنا % ہماری اپنی لیک آف پلاننگ کا ہے؟ پہلے تو ہم یہ طے کر لیں نا کہ ہم نے کس کو کتنا وزن دینا ہے دونوں میں سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, آپ نے شروع میں یہ بات کی کہ یہ قدرت کی کوتاہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہی تو قدرت کی نہیں ہے, جو قدرت کی کوتاہی ہے وہ بھی ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہے. ہیومینٹی کی کوتاہی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تمام ملکوں نے جو گرین ہاؤس گیسز بھیجی, انہوں نے قدرت کا بیلنس جو ہے اس کو چینج کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیلنس تو چینج ہوا ہے پوری دنیا کے اندر, لیکن متاثر ترین جو ممالک ہیں ان میں پاکستان کا شمار ہے. اور یہ آج کی بات نہیں, جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ سارے ایکسپرٹس انکلوڈنگ مائی سیلف, انکلوڈنگ عافیہ, ہم تو پچھلے 2 دہائیوں سے یہ بین بجاتے رہے ہیں کہ یہ مسئلہ پاکستان میں آنے والا ہے, اس لیے ہمیں تیاری کرنی ہے, پلاننگ کرنی ہے, اپنے گورننس کو شفٹ کرنا ہے, اپنے ڈیولپمنٹ ماڈل کو شفٹ کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ باتیں ہوئی بھی تو چھوٹے اسپینز آف ٹائمز کے لیے, اور پھر ان میں کنٹینیوٹی کوئی نہیں تھی. اور اب یہ مسئلہ جو ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم وی آر ان دا آئی آف دا اسٹارم, اور یہ کھڑکی توڑ کے مسئلہ ہمارے پاس آ گیا ہے. اور پاکستان کے اس وقت آپ دیکھ سکتی ہیں کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ 8-8, 10-10 فٹ پانی کے نیچے زیر آب آئے ہوئے ہیں. اور یہ جو اب شروع ہوا ہے, یہ ہم نے تو ایک پہلا اس کا ٹریلر دیکھا نا KP کے اندر, جہاں پر ڈیفارسٹیشن کی جو تباہی ہوئی اور پھر جو مائننگ آپ نے کی ان ریگولیٹڈ, اس کی وجہ سے پورے کے پورے پہاڑ جو ہیں وہ آ کے گر گئے. اور وہاں سے پھر یہ پانی تیزی سے نکلا ہے بیکاز دیٹ از اے سلوپ, روکنے والا نہیں تھا. اور دوسرا اس کی جیوگرافی ایسی ہے کہ وہ پاکستان کا اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ وی ہیو K2 which is the second highest point in the world, and then we have the sea level also. تو 2000 کلومیٹر میں یہ سلوپ کے اوپر ملک بنا ہوا, اور سمجھ لیں کہ یہ سارا ملک بھی آبی گزرگاہ ہے, کیونکہ 5 دریا اس میں سے گزرتے ہیں. اور جو پاپولیشن یہاں پر صدیوں سے رہی ہے, انڈس سیولائزیشن, وہ تمام کی تمام اسی پانی کے اوپر, جو کہ نعمت ہے. آپ کا ملک اگر آبی گزرگاہ ہے تو یہ نعمت ہونی چاہیے, جو ہر سال زحمت بنتی جائے. ہم نے اس کو زحمت بنا لی, اور یہ اس میں ہماری کوتاہی ہے. اور یہ ہماری کوتاہی اس لیے ہے کہ جب ہم درختوں کو کاٹ دیں گے تو پھر ہم انڈیا کو تو بلیم نہیں کر سکتے کہ آبی جارحیت کر دی. ٹھیک بات ہے, جب ہم اپنے شہر بچائیں گے, بالکل, جب ہم, اور دیکھیں اس بار تو ایک آئی اوپنر ہے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ ہوٹل یا گھر ہوتے تھے چھوٹے موٹے جو کہ دریا کے راستے میں آتے ہیں, اب تو پوری ہاؤسنگ سوسائٹیاں دریا کے راستے میں آئی ہوئی ہیں. اور یہ بھی آپ انڈیا کو تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی آبی جارحیت ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو یہ آئی تھنک کہ ہمارا مین میڈ یہ ڈیزاسٹر ہے جو اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ ابھی اس کی شروعات ہیں, کیونکہ اصل جو ڈیزاسٹر ہے وہ تو اب آنا ہے, کیونکہ یہ آپ کے 5 دریا ہیں, 5 کے 5 اس وقت ہائی فلڈ میں ہیں. جب یہ پنجند میں اکٹھے ہوں گے, پھر وین دے گو انٹو سندھ, تو یہ سندھ کی طرف ابھی سے بڑا ریلا جائے گا. اور یہ دس از کالڈ کلائمیٹ ٹرمز میں اس کو سلو آن سیٹ ڈیزاسٹر کہتے ہیں. اور یہ وہ پانی نہیں ہے جس طرح KP کا پانی تو تھا, اس نے تباہی کی لیکن وہ گزر گیا بیکاز اٹ واز آن اے سلوپ, تو اس کی ڈرینیج ہو گئی. اب یہ پانی جو آ کے کھڑا ہو گیا ہمارے دیہاتوں کے اندر, بند توڑے جا رہے ہیں, کہیں پہ شہر بچ رہے ہیں, کہیں پہ دیہاتوں کو پانی جا رہا ہے, کہیں پہ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہ پانی تو کھڑا رہے گا کچھ عرصہ. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ بیچارے اس سے متاثر ہیں, اس وقت میں ابھی ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ لوگوں نے سروں کے اوپر اپنا سامان اٹھایا ہوا ہے, وہ سڑک پہ بیٹھے ہیں. تو تب آئیں گی جب یہ پانی جو ہے یہاں سے جائے گا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا کچھ کھو دیا. عافیہ, میں آپ کی پیسز پڑھتی رہتی ہوں اور آپ مسلسل بات کرتی رہیں کہ کلائمیٹ ریفیوجیز کس طریقے سے اس خطے میں رہنے والے لوگ بنے. اور یہ آپ نے 2022 کے سیلاب کے بعد یہ ہمیں بتایا کہ بھائی یہ لوگوں کو بڑے طور پہ بڑے اسکیل کے اوپر نقل مکانی کرنی پڑ رہی ہے. اور اب ہم یہ اپنے شہروں میں دیکھ رہے ہیں, لاہور کے آؤٹ اسکرٹس سے اب لوگ نقل مکانی کر کے اور جگہوں پہ جا رہے ہیں. پنجاب کے بالکل سینٹرل پنجاب کے اندر لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. اس کا اسکیل بہت بڑھ گیا. 2022 کے سیلاب سے عافیہ کیا فائنڈنگز تھیں اور کیا سجیشنز تھیں, اور کچھ ہم نے سیکھا ہے اس سے 2025 میں ہم آن کھڑے ہوئے ہیں آج؟ دیکھیں, یہ تو 2.5 سال کا عرصہ ہے, بیرلی تقریباً یہی مہینہ تھا نا 2022 میں جب سیلاب آیا تھا, تو ابھی 2025 چلے 3را سال ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی تو یہ ایکسپیرینس کیے ہوئے ہیں سیلاب. وہ والا سیلاب تو آپ کا آیا تھا پہاڑی ندی نالوں سے, آپ کا وہ ساؤتھ پنجاب اور بلوچستان کی طرف سے پانی آیا تھا جو سندھ کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا تھا.
لیکن اس سے پہلے جو ریورائن سیلاب ہے وہ تو ہم نے بہت ایکسپیرینس کیے. ہم ایک مانسون کا ملک ہیں, ہماری ساری جو بھی پلاننگ ہے وہ مانسون کے ساتھ ہوتی تھی. لیکن جو آپ نے اور ملک صاحب نے کہا کہ کلائمیٹ چینج ایسا نہیں ہے کہ آج اچانک آشکارا ہوا ہے کہ جی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے پاکستان میں. پاکستان بتدریج ولنریبلٹی انڈیکس پہ اوپر کلائم کرتا گیا ہے. آج سے دو دہائی پہلے ہم ٹاپ 10 میں کہلاتے تھے. ایک آدھ دفعہ لانگ ٹرم انڈیکس میں 12 پہ گئے تھے. آئی تھنک ہم 7 سال پہلے ہم 12 پہ گئے تھے. ناؤ وی آر ایٹ نمبر 1. تو کوئی ایسی ایڈیشنل چیز تو نہیں ہوئی نا جس کی وجہ سے ہم نمبر 1 پہ. یہ ہماری اس کے بہت سے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی بارش کتنی ہو گئی اور کتنا پانی یہاں آ گیا اس ملک میں جس کی وجہ سے یہاں ڈیزاسٹر آیا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا انفراسٹرکچر آپ نے اس کو کس طرح سے ڈالا. آپ نے خود ذکر کیا, ملک صاحب نے کیا ڈیفارسٹیشن کا. پہلے ہم جیسے لوگ جب بات کرتے تھے کہتے یہ تو الزام تراشی ہے, اچھا اس حکومت نے اس پہ ملبہ ڈال دیا, اس نے پچھلی حکومت پہ ڈال دیا, اب کس پہ ملبہ ڈالیں. دس ہیز بین گوئنگ آن. میں نے آج کل اپنے کچھ میں ایک تو مصروفیت کی وجہ سے بھی لیزینس اور کچھ تھوڑا میں کمپیریزن کے لیے اپنے پرانے آرٹیکل دیکھ رہی تھی. 2013 میں یہ ریمپنٹ جو ڈیفارسٹیشن ہو رہی تھی کے پی میں, اس کے اوپر ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا جس میں باقاعدہ اسمبلی میں جو ہماری کچھ خواتین ممبرس تھیں انہوں نے اس پہ تحریک اٹھائی تھی اور اس پہ بات چیت کی تھی. تو 2013 سے لے کر اب تک تو ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں دیکھی. صرف یہ بات ہے کہ اب وہ پانی کا ریلا جو ہے وہ اس کو سارے اس جھوٹ اور الزام کو اس نے اٹ ہیز لیڈ اٹ بیئر. ٹھیک ہے نا, اٹ ہیز لیڈ اٹ بیئر. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا کلائمیٹ چینج کا جو ایفیکٹ ہے, جہاں آپ نے پوچھا نا کہ کتنا ہوا اور کتنا ہمارے اپنے وجہ سے ہو رہا ہے, تو کلائمیٹ چینج آپ کا مور دین نارمل رین فال لائے. ایکچولی اس سے یہاں سے اسے ایک اسٹیپ پیچھے سے شروع کریں. انٹینس ہیٹ, جو پاکستان کا اپنا جو ہیٹ انڈیکس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہر سال اور زیادہ پہلے ہائی ٹیمپریچرز ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اپریل کے مہینے میں بھی اب 50 کو ٹچ کیا ہے سندھ کے کچھ شہروں نے, بلوچستان. سو جب انٹینس ہیٹ ہوگی تو آپ اس کے بعد یہ سمپل ایک جغرافی یا میٹرولوجیکل ایک فینومینن ہے کہ آپ کے اس کے بعد زیادہ بارش ہوگی, کیونکہ وہ سارا پانی جو بخارات کے ذریعے جا رہا ہے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ وی آر اے کنٹری ود ویری ویری لارج واٹر باڈیز. دنیا کے 2 بڑے ڈیم, کئی بیراجز, لیکس, جس کو ہم بڑا فخر سے کہتے ہیں کنٹیگیوس اریگیشن سسٹم آف 1000 کلومیٹرز. تو وہ سارا پانی ہے سرفیس واٹر جس سے بخارات اڑتے ہیں. جبھی تو اس کی ایفیشنسی اباؤٹ 30% رہ جاتی ہے جب وہ کاشتکاروں کو ملتا ہے. آل دیٹ از گوئنگ اپ ایٹ اے ہائر ریٹ, اور اس کے بعد وہ نیچے آتا ہے. جب آپ نے ان کا راستہ روکنے والی ان سلوپس کے اوپر سے درخت کاٹ دیے تو وہ پھر لینڈ سلائڈ بھی لاتا ہے. وہ آپ کے انتہائی شدید طغیانی لے کے آتا ہے پہاڑی ندی نالوں میں, بیکاز دیٹس اے گریڈینٹ, وہ گریوٹی کے زور پہ آتا ہے. سو یہ تو ہماری اپنی ہے. اچھا, دوسرا اس کی ڈائریکشن بدل گئی. اچھا, یہ بھی آج نہیں بدلی ہے, پچھلے کئی سال سے. انفیکٹ ایون جو 2010 کا سیلاب تھا اس میں بھی مانسون میں جو بہت زیادہ بارش ہوئی تھی وہ آپ کے not in the central monsoon regions but also in the north and west, جو کہ ٹریڈیشنلی مانسون کا علاقہ نہیں تھا. ابھی اس دفعہ آپ چلیے چکوال میں دیکھیے کیا ہوا. چکوال تو کہیں سے بھی کبھی بھی مانسون کا ریجن نہیں رہا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ٹائمنگ بدل گئی. آپ نے اپریل میں جو چیز ایکسپیرینس کی, فار لیک آف اینی تھنگ ایلس ہم اس کو پری مانسون کہنا شروع ہو گئے ہیں. بٹ اٹس ٹائم کہ اب اس کے اوپر بھی کوئی ایک نام فکس کر کے اور اس کو بھی اپنی اٹینشن سائیکل میں بیچ پہ سینٹر میں لے کر آئے. صحیح. کیونکہ دیکھیں ان سب چیزوں کا جو آپ لوگ بار بار بتاتے رہیں کہ کرنا کیا ہے, لیکن اس کے لیے جو پولیٹیکل ول چاہیے ہے اور جو اس کے لیے پوری انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس, وہ اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا. لیکن جو ابھی آپ نے بڑی دلچسپ بات کی پروگرام کے شروع میں ملک صاحب, کہ یہ 2050 تک ایکسپیڈائٹ ہوگا پروسیس, یعنی اگلے 25 سال میں اس میں اور تیزی آئے گی. کیا اس کو روکنے کا ابھی بھی کوئی طریقہ ہے, اور کیا پاکستان ایک یونیک ملک ہے جس کے اندر یہ ہوگا؟ دیکھیں, یہ پاکستان ایک یونیک ملک ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سلوپ ہے پاکستان, پھر پانی کی گزرگاہ ہے, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے نارتھ میں 14,000 گلیشیئر ہیں. So the third pole of the world resides in the north of Pakistan, which also affects China and India. انڈیا میں بھی آج آپ نے دیکھا اتراکھنڈ میں وہاں پہ یہی گلیشیئر میلٹ اور
क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो ये तीनों हैं इसके अंदर, लेकिन पाकिस्तान चूंकि इसकी ज्योग्राफी और टोपोग्राफी इस तरह की है कि हम इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। अब 2050 तक गर्मी की शिद्दत ने बढ़ना है दुनिया में, हमारी वजह से नहीं, वी आर स्टिल लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस, दुनिया के कोताहियों की वजह से, लेकिन उसका असर हम पे पड़ना है। लेकिन अब उस असर के साथ हम क्या करते हैं, हाउ वी प्लान फॉर इट, और क्या हम उसको एक अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। यहाँ हम उसको क्राइसिस को हम एक्सेलरेट करेंगे हर साल। कैसे बना सकते हैं? देखिए उसमें हमें अपने आई थिंक स्टोरेज को बढ़ाने की जरूरत है पाकिस्तान को, ताकि हम अभी होना क्या कि ये 100 दिन का पानी है, इसी 100 दिन के अंदर आपके मानसून भी आ रहे हैं, इसी 100 दिन के अंदर आपके ग्लेशियर्स भी मेल्ट कर रहे हैं, और आपका 90% पाकिस्तान का पानी इन्हीं 100 दिनों में आता है। और उसके बाद आप यू विल बी स्टार्विंग फॉर वाटर। अभी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो दुनिया को सबसे बड़ा रिस्क है दैट इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और फिर उसके अंदर उन्होंने 5 बताए हैं जो इसके फर्दर इम्पैक्ट्स हैं, एंड दे इंक्लूड फ्लड्स जो कि हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ड्राउट जो कि आज से हमने 4 महीने पहले, आपको याद होगा कि मतलब ये वर्किंग बिटवीन दीज 2 एक्सट्रीम्स। फिर तीसरा हीट वेव्स हैं, वो भी पाकिस्तान, hottest place on earth was in Pakistan this year, and then forest fires, वो पाकिस्तान में भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन आप यूरोप और अमेरिका में भी देख रहे हैं। एंड द 5th one is cyclone जो कि हमारे सदर्न पार्ट में आते हैं। तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर ये 5 इम्पैक्ट्स जो हैं ये आ रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे हमें पॉलिसी स्ट्रेटजीज बहुत बनी हुई है। द गवर्नमेंट हैज़ टू डिक्लेयर अ क्लाइमेट इमरजेंसी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, और उसके अंदर बैठ के ये इसको अपने हाई प्रायोरिटी के ऊपर रखें कि हमने जो अपना, क्योंकि इसका होता क्या कि जब आपका डिजास्टर हिट करता है तो 2 उसकी मेन कॉस्ट हैं, एक तो ह्यूमन लाइव्स हैं जिनको आपने बचाना है, जिनकी कीमत कोई नहीं हो सकती, और दूसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। 70% फूड सिक्योरिटी ऑल्सो, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस जो भी हमारे सामने खड़ा है आने वाले 4 महीनों में, वो खौफनाक है। और इसके ऊपर एक बड़ा जबरदस्त एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट इंश्योरेंस के ऊपर, इट वाज कॉल्ड क्लाइमेट शील्ड। जर्मनी ने स्टार्ट किया और पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री टू साइन अप फॉर इट, लेकिन उसकी फिर आगे कोई इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अगर हम बात करें आफिया, ये मसला ये, मुझे तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि पाकिस्तान और भारत ने अभी तक कोई जॉइंट रिस्पॉन्स इसके ऊपर तैयार करने के बारे में डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत तक नहीं की। करोड़ों नौजवान पाकिस्तान में हैं, करोड़ों नौजवान भारत में हैं, सब यूथ की बात करते हैं, उनको एम्पावर करने की बात करते हैं, लेकिन उस यूथ को कैसा खित्ता देकर जाना चाहते हैं इसके बारे में दोनों ममालिक गुफ्तगू ही नहीं करते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि गुफ्तगू नहीं करते, गुफ्तगू करते हैं, वो उस लेवल पे गुफ्तगू नहीं होती जो आम लोग जिस पे नजर रखते हैं। आप उसको देखिए कि आपके क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स, आपके एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स, आपके यूथ ग्रुप्स आपस में मुड़े, क्योंकि उनकी नजर में जो खास तौर पे जो क्लाइमेट और एनवायरमेंट के सेक्टर में काम करते हैं, ये इंसानी बाउंड्रीज की कोई हैसियत नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि कुदरत तो किसी बाउंड्री को नहीं मानती ना। अब जो लाहौर का मौसम होता है वो दिल्ली का मौसम होता है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस हम भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे सॉल्यूशंस वो अप्लाई कर सकते हैं और किए हैं। इसी तरह से हीट वेव मैनेजमेंट प्लान मैंने एक और जगह भी जिक्र किया था, पहले अहमदाबाद में हीट आई थी 2015 में कराची से पहले जी। और उसके बाद ये वहां का प्लान बना और उसके बाद वो प्लान जो है वो कराची के लिए थोड़ा सा ट्वीक करके वो किया। यस, उसमें बहुत से गैप्स होते हैं, ऑब्वियसली मक्खी पे मक्खी नहीं मिठाई जाती है, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी डू। अच्छा, हमारे यूथ ग्रुप्स, आई वुड से द होप, आई वेस्ट अ लॉट ऑफ होप ओवर देयर। अच्छा, दे आर नॉट विलिंग टू कैरी द बैगेज ऑफ द एल्डर्स, वो नफरतों के अंदर नहीं पल के अपना फ्यूचर देख सकते। दे टॉक टू ईच अदर, इतने पॉजिटिव किस्म की उनके एक्सचेंजेस होते हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने यूथ ग्रुप्स के साथ इंगेज किया है और एट साउथ एशियन लेवल इंगेज किया है, और वहाँ पे इतना फ्रीली एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हम तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। हमारे लिए साउथ एशिया में बांग्लादेश एक मिसाल है, क्लाइमेट प्रूफ अपने आप को कर लिया है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी में वो हमसे ऊपर था इंडेक्स में कई दफा, कई साल, तो उन्होंने भी कर लिया। हमारी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज भी हैं क्लाइमेट चेंज की, हमारी नेशनल अडेप्टेशन पॉलिसी भी है, हमारे यहाँ फाइनेंस का आपने एक जो आस्क है पाकिस्तान के कि किस तरीके से हम कर सकते हैं वो भी है। पाकिस्तान हैज बिन
मे बी अ लेट अडेप्टर टू द फॉर्मल कार्बन मार्केट, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि दुनिया में अब वो डोनर फटीग आ चुकी भी है, वहां से वो पैसा अप्लाई करने के यानी हमारे पास तमाम टूल्स हैं आफिया, लेकिन उसको आगे बढ़ के इस्तेमाल करना ये तो हमारे बस में ना, कोई हमें सारे मसाले रख के देगा तो हांडी तो आपने खुद पकानी है ना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, काफ़ी मुझे इससे और पॉइंटर्स मिले हैं कि किस डायरेक्शन में इस डिबेट के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि किस और एंगल से हम इस बहस को आगे जारी रख सकते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस इसके बाद हमारे सामने खड़ा होगा। हमारे साथ मौजूद होंगे किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे, हम उनसे पूछेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, हुकूमत से क्या मदद दरकार है और आगे आने वाले महीनों के अंदर हमें क्या क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमने देखा कि पाकिस्तानी पंजाब में और भारतीय पंजाब में दोनों तरफ खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, जिसके नतीजे में बहुत बड़ा एक फूड क्राइसिस हमारे सामने, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हमारे सामने आन खड़े होने की इस वक्त इम्कान है। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद हुसैन बाट साहब, मरकजी चेयरमैन है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। ज़रा हम इनसे पूछते हैं कि जाहिर सी बात है, बहुत सारे इलाकों में पानी है तो नुकसान का सही से तखमीना नहीं हो पाया होगा, लेकिन फिर भी इनके पास इस वक्त क्या एस्टिमेट्स है। बहुत शुक्रिया बाट साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी आप ज़रा बताइए क्या सूरत हाल है, किन किन पॉकेट्स के अंदर कौन कौन सी फसलें हैं जो सैलाबी पानी से मुतासिर हुई हैं, और आने वाले चंद हफ्तों के अंदर भी आप क्या देख रहे हैं कि कौन सा खाने पीने के हवाले से आगे क्राइसिस आने वाला है। जी बहुत शुक्रिया। इस टाइम कम से कम 3000 से लेके 35,000 गांव जो है वो पानी में चला गया, और कम से कम 20 से 25 लाख एकड़ के करीब जो खड़ी फसलें थी, जिसमें खासकर इस टाइम काटन की फसल जो सतलुज पे थी, जो भावलपुर डिवीज़न है, भावल नगर है, मेलसी, बूरेवाला, ये पूरी की पूरी पट्टी जो काटन की थी वो ख़त्म होगी। इसी तरह पर पंजाब में जो चावल की काश्त थी, चावल की फसल तैयार थी, चावल की फसल भी तबाह बर्बाद हो। इस तरह हमारी तिल की फसल थी वो भी ख़त्म होगी। तो ये 3-4 जो अहम फसलें थी, खासकर काटन जो पिछले साल की निस्बत इस साल 50% कम काश्त हुई थी, और इस बारिश और सैलाब की वजह से वो भी तकरीबन कोई 25-30% वो जो है ना उसका नुकसान बल्कि ख़त्म हो गई है। इस तरह माल मवेशी हैं, घर हैं, बल्कि कुछ लोग तभी चिश्तिया में, अरे भावल नगर में कुछ लोग गायब हैं जिनका अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ हैं। तो इस हवाले से अभी नुकसानात का सही लगाना अभी अंदाजा सही नहीं हो सकेगा, लेकिन इस टाइम जो हमारा अंदाजा है वो 20 से 25 लाख एकड़ जो है ना खड़ी फसलें, जिसमें चावल है, कॉटन है, तेलें और सब्जियां हैं, वो तबाह हो गई हैं। अगर पैसों के कॉन्टेक्स्ट में बात करें बाट साहब, आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त मईशत को इस हवाले से कितना नुकसान हुआ होगा, अगर एक रफ से एस्टिमेट की बात करें। देखिए हमारे यहाँ जो सबसे अभी बड़ी प्रॉब्लम्स जो आ गई है, जो कल बल्कि सैलाब से पहले शुरू हो गई थी, कि जो गंदम हमने पिछले साल हमें गवर्नमेंट पंजाब ने नहीं खरीदी थी, वो 4-5 दिन पहले वो 2100 में हमसे खरीदी जा रही थी। अच्छा। और एकदम वो आज 2-3 दिन पहले वो 3500 रुपए मन हो गई। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि वो 7 से 8 अरब रुपए का फर्क 1-2 दिन में आया है, जिससे गंदम के रेट में फर्क आया है। इसी तरह अगर हम तखमीना लगाएं तो मेरे हिसाब से कोई कम से कम जो हमारे पास इस टाइम है वो 100 अरब से भी ज्यादा इस टाइम हमारी फसलें जो है ना वो तबाह होगी, लेकिन उसको सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि गंदम पिछले साल हमारे पास कम काश्त की थी, और इस सैलाब की वजह से जो घरों में पड़ी थी वो ज़ाया हो गई, और गवर्नमेंट ने कोई स्टोरेज की ही नहीं, ना फूड ने की, ना पास्को ने की। तो अभी गंदम का तो एक कहत आने वाला है, ये 3500 वाला रेट अभी 2-4 दिन में आपको देखेंगे 5000 रुपए, और रोटी 30 से 40 रुपए में मिलेगी। अच्छा। सिर्फ ये मैं आपको गंदम की बात कर रहा हूं, और 8 से 9 महीने उस फसल की बाकी है, और जो बारिशें हुई हैं इससे हम वो फसल, अगली फसल भी गंदम की काश्त नहीं कर सकेंगे। तो सबसे बड़ा जो इस टाइम हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है वो गंदम की आ रही है, क्योंकि गंदम मार्केट गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं की, और मार्केट में कहाँ पड़ी है, कुछ किसानों के घर में पड़ी है, कुछ किसानों से सस्ती लोगों ने स्टोर की है। सबसे बड़ा तो जो अभी इश्यूज आएगा, जो फूड सिक्योरिटी का मसला है, वो गंदम और आटे का है, उसके बाद कॉटन है, फिर सब्जियां हैं, और अगली जो फसल है वो हम काश्त नहीं कर सकेंगे, जिससे अरबों रुपए मेरे फार्मर्स को लॉस, हमारे किसानों को लॉस हो रहा है। बल्कि गंदम में 2 सालों से ऑलरेडी लॉस में थे, हम तो मरे हुए थे, और ऊपर सैलाब ने हमारा, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। माल मवेशी था वो बेच के गुजारा करते थे, वो भी बह गए, घर डूब गए। हमारी फसलें तो दरिया के किनारे या दरिया के करीब ही हमें पानी मिलता है तो हमने काश्त की होती हैं, तो वो उससे हमारी तकरीबन 50% मैं कहता हूं कि पंजाब डूब गया, और पंजाब की जो बाट साहब आप कह रही हैं कि अभी फसलें खत्म हो गई, आप 8-9 महीने तक काश्त नहीं कर पाएंगे, तो अब ये गंदम की और जो बाकी फसलें आप बता रहे हैं, अब ये किस महीने में काश्त, ताकि हम, हमारे जो लोग समझते नहीं है ना ज़राअत को,
ان کو پتا چلے کہ اب اگلی یہ جو آپ لگائیں گے فصل یہ کاشت کب کریں گے؟ یہ ہماری جو گندم ہے ہم 2 مہینے بعد ہماری نومبر میں گندم کاشت ہوتی ہے اور مارچ اپریل میں جا کے 6 مہینے کی فصل ہے، 5-6 مہینے میں ہمیں یہ فصل تیار ہوتی ہے. تو ہم 2 مہینے میں فصل گندم کی کاشت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ پانی جب آیا اس کے ساتھ ریت بھی سی، زمین ہماری ہموار نہیں رہی، ساری ختم ہو گئی. تو 2 مہینے جو گندم کا ٹائم تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا اور وہ گندم نے آنا تھا جا کے مارچ اپریل اور مئی کے اینڈ میں. مارچ کے اینڈ میں سندھ میں آ جاتی ہے اور مئی میں ہمارے پنجاب میں آ جاتی ہے. تو 6 سے 7 مہینے تو ابھی گندم کا باقی پڑا اور کاشت کا 2 مہینے کا ٹائم باقی ہے، جس سے میں حیران تھا کہ گورنمنٹ پنجاب کو آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں ہر جگہ پہ ہم شور کر رہے تھے کہ خدا کے واسطے کسانوں سے گندم خرید لیں، سٹورج کر لیں، اللہ نہ کرے کوئی قحط ہو جائے. آپ نے دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی قحط کے دور میں لوگ پلاننگ کرتے تھے، 7 سال گندم کا جو سٹورج کرتے تھے. یہاں تو ہم شور کرتے رہے کہ آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی، اوپر سیلاب سے آ گیا. ابھی تو گورنمنٹ کو گندم کم از کم 15 سے 20 لاکھ میٹرک ٹن باہر سے منگوانی پڑے گی. اور اسی طرح جو کاٹن ہے وہ پہلے 3 سے 4 ارب ڈالر کی باہر سے منگوا رہے تھے، اب کاٹن 50% ختم ہوگی تو 6-7 ارب ڈالر کی اگر آپ نے زر مبادلہ پر بوجھ پڑے گا اور اس کے علاوہ یہ چلانا ہے تو آپ کو 7 ارب کی کاٹن باہر سے منگوانی پڑے گی. صحیح، یعنی کہ زر مبادلہ مزید خرچ ہوگا امپورٹ میں. اور اس کے علاوہ لگتا ہے کہ اگلے آنے والے بجٹ کے اندر بھی جو یہ موجودہ سیلاب ایسی تباہ کاریاں ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکس کی صورت میں بھی سامنے آئیں گی. پروگرام کا ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے، خدا حافظ.